हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निम्बस एकेडमी। एज यू ऑल नो, हमने स्टार्ट किया है अपना फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप। हर एक सब्जेक्ट को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको एक क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ साथ ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन आपको गिवन दिया जाएगा आपको अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंट जो है आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट का सिलेबस, आपके पास सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। अल्टीमेटली हम ये भी देखेंगे कि PYQs किस हिसाब से आते हैं। एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं एक आंसर दूंगी जो आपने लिखना है। ठीक है, जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो उससे ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिनको झिझक होती है आंसर लिखने में, उनके लिए जो ये फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप है, आई होप ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। आप अपने आंसर्स को टेलीग्राम ग्रुप पे जो है सबमिट कर सकते हैं एंड आपको जो है प्रोफेशनल जो है आपके आंसर्स को चेक करेंगे। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक डोमेन के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो इसको चेक करेंगे। सो वील स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम ये देखते हैं जब भी हमने कोई टॉपिक पढ़ना है तो सिलेबस क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिलेबस मेंशन्ड है जो कि हमें कमीशन ने प्रोवाइड किया है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस क्लाइमेट चेंज के ऊपर आते हैं। क्लाइमेट चेंज पे जैसे कि पॉलिसीज़ हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, कन्वेंशंस हो गया, ट्रीटीज़, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स एट्सेट्रा। देन देयर इज स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। इसका मेन रेलेवेंस रहता है आपका, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपने आंसर को इनरिच करना है, तो उसमें आपने डेटा देना है। तो ये जो रिपोर्ट है, इसमें जो भी डेटा आपके पास प्रेजेंट है वो आंसर को इनरिच करने में मोस्टली यूज़ किया जा सकता है। देन देयर इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट एंड रूल्स, देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, हिमालयन इकोलॉजी के बारे में स्पेसिफिकली, हिमाचल रिलेटेड, हिमाचल ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, स्पेशली जो हिमाचल में प्रेजेंट है, एंड अल्टीमेटली आपका सोशल एंड एथिकल इश्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस जो है आपको कमीशन द्वारा प्रोवाइडेड है। ठीक है, इन्वायरमेंट आपके दोनों मेंस एज वेल एज प्री में बहुत एक इंटेग्रल कंपोनेंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो बच्चों का हमेशा क्वेश्चन रहता है, स्पेशली जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें। जैसे कि आपको सब सब्जेक्ट्स में बोला जाता है NCERT आपका बेस बनाती है। ठीक है, NCERT 6 to 12 वो आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट बेस बनाएंगी। और अगर आपने इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो एक बुक है शंकर IAS। ठीक है, वो बुक आपके पास कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी आपके टॉपिक्स है रिलेटेड टू पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, इन सबको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करता है। अब साथ ही में आपने एक बार स्टैटिक पोर्शन कर दिया तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप जो करंट अफेयर्स है उसके साथ भी टच में रहो। ठीक है, आप न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हो, प्लस आपके पास मंथली मैगजीन्स आती है, निम्बस की भी आपके पास मंथली मैगजीन्स आती है। अगर आप उसको कवर करते हो तो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहेगी। एंड देन देयर इज़ गवर्नमेंट सोर्सेज, लाइक आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो भी डेटा आता है, कोई रिपोर्ट्स आती है, आप उसको कोट कर सकते हो तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्टली हिमाचल स्पेसिफिक आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हिमाचल स्पेसिफिक जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गया, कुछ रिवर्स हो गई, ठीक है, जो भी आपके पास डेटा है वो थोड़ा बहुत आपको हिमाचल स्पेसिफिक जो है पढ़ना पड़ता है, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एज यू नो इन योर सिलेबस हिमालयन इकोलॉजी। एंड लास्टली PYQs, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप PYQs देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम आपने रिविजन करना हो, लास्ट मिनट आपने गो थ्रू करना हो, तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि आपने कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये है आपके पास सोर्सेज। अल्टीमेटली हम चलते हैं मेंस ओरिएंटेड, आपके पास क्वेश्चंस कितने नंबर्स के आते हैं, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि कोई टॉपिक जो है आपने कितना टाइम देना है। देखो मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास प्रेशर होता है लिमिटेड टाइम में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये टॉपिक रेलिवेंट है भी कि नहीं, इसको कितना टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ग्राफिकली यहाँ पे प्रेजेंट किया है कितने क्वेश्चंस आपके पास बाय द ईयर्स आपके पास कैसे इंक्रीज हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपके पास वेटेज रहता है। इसके हिसाब से अगर हम समझें तो ऑलमोस्ट 35 ऑन एन एवरेज 35 to 40 मार्क्स आप समझ के चलो कि आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास मेंस में आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट आप देख सकते हो
इतना बड़ा इतना डिफ़िकल्ट कोई सिलेबस नहीं है, और मार्क्स वेटेज GS3 में ये आपके पास अच्छी खासी कैरी कर रहा है। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ मैं आपको जो है थोड़े से आपके PYQs भी दिखा देती हूँ। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सिलेबस देख लिया है, अब हम ये भी देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है, जैसे ट्रीटीज थी विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, उसमें ये मैंशनड है, ठीक है। व्हाट इज एसिड रेन, कॉजेज एंड हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम एसिड रेन के बारे में, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, हर एक डायमेंशन में हमने कवर करना है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, प्लस हम एंड में उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डिटेल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। देन देर इज सोशल एंड एथिकल इशूज एसोसिएटेड विथ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक्सप्लिसिटली आपके पास एज इट इज सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, और एज इट इज ही ये क्वेश्चन आया है आपका, और एक बार नहीं 2-3 बार ये रिपीट हुआ है। अगर आप PYQs देखोगे तो ये बार बार आपके पास रिपीट हुआ है। देन देर इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अगेन डायरेक्ट आपके पास टॉपिक था आपके सिलेबस में, वही क्वेश्चन आ गया है। डिस्क्राइब द पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर हम आगे देखें और क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब the principle of National Action Plan on Climate Change, guiding principles, atmospheric ozone क्या होती है, ठीक है, is it a foe or a friend, what are the threats to Himalayan ecosystem, as I told you, ठीक है, हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हिमाचल से रिस्पेक्टिव आप कुछ भी चीज़ें जो है थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ सकते हो, ठीक है। देन यू हैव questions related to Ramsar site, describe the current status of Ramsar site in India, structure and role of biosphere reserve and biodiversity conservation, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, क्लाइमेट चेंज टॉपिक भी था, ठीक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस है। कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डायरेक्ट टॉपिक था, उससे क्वेश्चंस है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज फिर से रिपीट हुआ है बार बार क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम PYQs को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट आपने रिविजन देनी हो तो उन टॉपिक्स को आपने इंटेग्रली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिया है एक पाई चार्ट जिससे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपका मेजर चंक बना रहे हैं आपके क्वेश्चंस का। बायोडाइवर्सिटी पे प्रिडोमिनेंटली क्वेश्चंस आते हैं, रामसर साइट हो गया, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हो गए, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एज यू नो डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, स्पेशली जो आपके क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और हिमाचल तो बहुत ज़्यादा प्रोन है इसके लिए। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करके हम जो है डेवलपमेंट एज वेल एज डिज़ास्टर, हम डेवलपमेंट को जो है बढ़ा सकते हैं, डिज़ास्टर को कम कर सकते हैं, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं उस सिनेरियो में, ठीक है। तो ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही इंक्रीज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू योर करंट अफेयर्स एज वेल, ठीक है। कुछ एक्ट्स जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। NAPCC एज आई टोल्ड यू डायरेक्टली यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए थे, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द सोसाइटी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और ये डायरेक्टली टॉपिक आपके पास आपके सिलेबस में मैंशन है, ठीक है। तो हमने ये पूरा कुछ समझ लिया कि आपके पास इन्वायरमेंट का सिलेबस क्या है, PYQs क्या है, क्या इसका वेटेज रहता है, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसका कोर बनाते हैं। तो हम अब जो है आपके पास एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हमने क्वेश्चन उठाया है आपके PYQ से ही, ठीक है। वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी के साथ मैं आपको एक आंसर दूंगी उसी टॉपिक के रिस्पेक्ट में, वो आपने हमें जो है सबमिट करना है। फ्री आपके पास है सब कुछ, ठीक है, आपने बस आंसर लिखना है और आपने सबमिट कर देना है। चेक करेंगे, आपको फ्री में बताएंगे कि क्या आपने क्या उसमें ले बैक्स है, क्या कहाँ पे आप जो है अभी थोड़े पीछे रह रहे हो। तो जो भी बच्चे जिनको डर लगता है आंसर राइटिंग से, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको निम्बस की सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ जिसका नाम है संभव, ठीक है। HPS के लिए हमने एक सीरीज़ मेंस की जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। इसमें आपके पास 50 यूनिट्स के फुल लेंथ पूरे टेस्ट होंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव आपको जो है कोई भी आपको डाउट्स होंगे, जो भी आपके आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम्स है, वो आपके मेंटर्स के साथ 1-on-1 डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। आपको वैल्यू एडिशन पैक्स, जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया था, जो आपको बुक्स पढ़नी है उसमें आपको डेटा को पढ़ना है, तो यहाँ पे
आपको सारे वैल्यू एडिशन पैक एक साथ मिल जाएंगे। जो भी डेटा आपको मेंशन करना है वो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्लस आपको जो भी आपको क्वेश्चंस हमने दिए हैं उसके सॉल्व आंसर्स मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा आपने कैसे लिखना है। ठीक है, और इसके साथ आपको कुछ डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं दे कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। सो वील स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन जो हमने आज के लिए डिस्कस करना है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा आज की क्लास है तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। मैंने अभी PYQs में ये मेंशन किया था और यहाँ पे भी आपके पास मेंशन है। ठीक है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आपने इसको कैसे आंसर करना है, क्या क्या डायमेंशंस आपने लिखने हैं, वो यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइडेड है। ओके, सो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, डिस्कस द कंट्रोल मेजर्स, आप इसको कैसे रोक सकते हो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को। तो पहली बात, जब भी आपने किसी क्वेश्चन को शुरू करना है, जो भी बिगिनर्स है नोट करो, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली अगर आपको तो कुछ नहीं पता है तो आप जो है डेफिनेशन लिख सकते हो, डेटा आप दे सकते हो। डेटा से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एनरिचमेंट हो जाती है। आप कोई भी डेटा मेंशन कर सकते हो, कोई भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप जो है कोई भी डेटा मेंशन कर सकते हो, कोई डेफिनेशन दे सकते हो, कोई कैची सी लाइन वहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे हम बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ, तो हमने डेफिनेशन मेंशन की है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, द ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है अल्टीमेटली लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा मेंशन है, आप इसमें से कोई भी डेटा जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल global warming has increased the temperature above the pre-industrial levels by 1.3 to 1.5 degrees Celsius। ठीक है, 2023-24 हॉटेस्ट ईयर्स में से था। कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कितनी बढ़ चुकी है, आप कोई भी डेटा जो है रेलिवेंट इससे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके इंट्रोडक्शन में ही एक कैची सा आपको डेटा मिल जाएगा, तो समझ में आएगा। देखो, अगर एक किसी भी जो अभी स्टार्टर है उसको भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जाए, कुछ ना कुछ तो लिख देंगे सब, लेकिन एक डिफरेंस क्या हो जाता है, एक बच्चा जिसको मान लो 15 में से 8 या फिर 7 नंबर आते हैं, और एक बच्चा जिसको मान लो बेसिक 3 मार्क्स आते हैं, वो होता है डेटा के बेसिस पे। आपने आंसर को कैसे मॉड्यूलेट किया है, आपने कैसे डेटा को मेंशन किया है। तो स्टार्ट में हम कुछ डेटा मेंशन कर सकते हैं। अब आता है आपका दूसरा सेगमेंट आंसर का, दैट इज योर बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में पूछा था व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, तो आप पॉइंट वाइज फॉर्म में अगर लिखोगे तो ज़्यादा उसमें बेनिफिशियल रहेगा। 1 2 3 जो भी आपने मेंशन करना है, ठीक है, ABCD आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, वेस्ट की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग बहुत एक प्रायर कॉज है, तो आप डेटा के साथ उसको बैक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपके पास IPCC का डेटा है, ठीक है, आप उससे बैक कर सकते हो। कोई भी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट है उसका कोई डेटा है, उससे बैक कर सकते हो। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हम डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन सिंक कम हो गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप मेंशन कर सकते हो, एक प्रायर कॉज है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एग्रीकल्चर में मीथेन रिलीज होता है, और मीथेन एक बहुत ही इंटेग्रल ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, मीथेन की इमिशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अर्बनाइजेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में आपको पता है कि जैसे कि लैंडफिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, लैंडफिल साइट जैसे कि गाजीपुर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये जो लैंडफिल साइट है यहाँ पे आग लग जाती है। जब भी आग पकड़ लेती है ये एरिया, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है आपके पास होता है, अल्टीमेटली अगेन लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये आपके पास कॉजेज है या फिर फैक्टर्स है विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके पास एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि सी लेवल यहाँ पे राइज कर रहा है, ये आपके पास इम्प्लीकेशंस है। यहाँ पे डेटा आपके पास प्रेजेंट है, आप कोई भी इनको सपोर्ट करने के लिए साथ में
में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज होने की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, आप ये सब मेंशन कर सकते हो। ग्लेशियर मेल्ट कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। हिमालय में ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है आपके पास, ग्लेशियर रिट्रीट होने की वजह से फ्लड्स जो है उनके आने की चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है जब भी आपके पास कोई भी एक्सट्रीम इवेंट होता है, तो अल्टीमेटली आपकी बायोडाइवर्सिटी भी उससे इम्पैक्ट होती है। फूड एंड वाटर क्राइसिस, ठीक है, ये सारे आपके पास जो है इसके इम्प्लीकेशंस हैं, आप इसको बैक कर सकते हो किसी डेटा से, जैसे मैंने आपको IPCC की एक रिपोर्ट भी यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। वार्मिंग इज़ फास्टर देन एनी टाइम इन 2000 ईयर्स, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो, इसको आप जो इंट्रोडक्शन है उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके पास जो है बॉडी। अभी इम्पैक्ट अगर आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आंसर को लिखना है, मैंने आपको साथ में बता रही हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी आंसर का पार्ट है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ आप इसको किस हिसाब से टैकल कर सकते हो। जब आपने बॉडी में आपने लिखा फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो आपने इम्पैक्ट लिखना है, तो आप उसके लिए एक जो है अपना एक डायग्राम बना सकते हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा और विजिबिलिटी भी बढ़ती है आंसर की। आपने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो आप जब अगर इसको इस वे में एक डायग्राम की वे में जब प्रेजेंट करते हो तो क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है, प्लस आपकी विजिबिलिटी, जो एग्जामिनर है उनको समझ में आता है कि आपको जो है डायरेक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आप कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो, कंट्रोल मेजर्स क्या है आपके पास। जब आपने ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है तो उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना ज़रूरी है, तो हमें मूव करना है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, दैट इज़ सोलर, विंड, ठीक है, इनका यूज़ कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, ताकि कार्बन सिंक इंक्रीज हो। एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने नाम सुना होगा, जिसमें क्या होता है आपकी बिल्डिंग्स के अराउंड इस तरीके से जो पेड़ वगैरह है वो प्रेजेंट होते हैं, वेंटिलेशन इस तरीके से प्रोवाइड होती है कि फैंस, एसीज, उनका यूज़ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनका यूज़ बढ़ाना। वेस्ट मैनेजमेंट को हमने करना ताकि मीथेन की इमिशंस कम से कम हो सके। एंड ग्लोबल कोऑपरेशन लाइक पेरिस एग्रीमेंट, उसमें हमने अपना अच्छे से अच्छा जो है अपना सपोर्ट देना है, एज वेल एज हमने पार्टिसिपेशन करना है, ठीक है, टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग एंड जो हमारा टेम्परेचर राइज है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारे पास है बॉडी। एंड लास्ट में, ठीक है, पहला क्या था, इंट्रोडक्शन, सेकंड क्या आई, बॉडी, जिसमें आपने क्वेश्चन पूछा गया था क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन कर दी। लास्टली आप कंक्लूड करोगे, आप लिखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आपको पता है एक अर्जेंट क्राइसिस है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें पॉलिसी एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें ग्लोबल कोऑपरेशन दिखाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की जो मदद है उसकी लेने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया, खुद की लाइफस्टाइल में चेंज, ठीक है। इसके लिए PM मोदी ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, दैट वाज लाइफ इनिशिएटिव, ठीक है, LIFE, वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट। तो इसके साथ आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होता है, डेटा आपके पास है, आपने हर एक सेगमेंट को जो है टैकल कर दिया, आपने कंक्लूजन लिखा, फॉरवर्ड लुकिंग एक चीज़ बताई कि आप क्या करोगे, कैसे आपने जो है ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करना है, ठीक है। तो ये था आपका जो हमने PYQ डिस्कस करना था। अब इससे रिलेटेड लास्ट में है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई वांट कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं खुद से इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। 12 मार्कर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। टाइमिंग अगर आप मुझसे पूछो इसके लिए टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा मत लेना। आपने लिखना कितना है, ऑलमोस्ट 2.5 पेज, 2.5 पेज लिखना है, 10 मिनट्स में आप ट्राई करो इसको लिखने की, ठीक है। वही आपके पास जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ही आपके पास ये क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग पोजेस अ थ्रेट टू द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, डिस्कस द कॉजेस, इम्पैक्ट्स एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी सजेस्ट करो, ठीक है, टू टैकल इट। तो ग्लोबल वार्मिंग से ही आपके पास ये क्वेश्चन है। आई वांट कि सब के सब इसको जो है अटेम्प्ट करें, ठीक है। ओके, सो इसके साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आप सब इसको अटेम्प्ट करेंगे एंड वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, अंटिल देन कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।